मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, कल हमने प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में चर्चा की थी। आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए तटस्थता वक्रों की विशेषता पर चर्चा करेंगे। तटस्थता वक्रों की विशेषता कौन कौन सी होती हैं? जैसा कि दोस्तों आपको कल बताया था हमने कि जो तटस्थता वक्र हैं वो दो विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थता वक्र विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और आज हम तटस्थता वक्रों के बारे में जो चर्चा हमने की थी उसमें आपको बताया था कि तटस्थता वक्र दो विभिन्न बिंदुओं के उन संयोगों को दिखाता है जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जहाँ पर यदि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कम करता है वहीं दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाता है, दो विभिन्न भिन्न बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर क्या रहता है? समान रहता है। ऐसे वक्र को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व, अर्थात इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र का एक ही नाम है। तटस्थता वक्र का मतलब तटस्थ, उपभोक्ता भिन्न भिन्न बिंदु तटस्थ रहता है या उदासीन रहता है। ठीक है दोस्तों, तटस्थता वक्र की पहली विशेषता है, जैसा कि इस डायग्राम से आपको मिल रही होगी, तटस्थता वक्र का ढाल है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। पहली विशेषता क्या है? तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में भी देखा था, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती हुई होती है। इसी कारण से तटस्थता वक्र का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। या ये बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी इसका ढाल है वो जो कैसे होता है दोस्तों, देखो ये वस्तु x और ये वस्तु y, ये तटस्थता वक्र है। इसका ढाल कैसा है? बाएं से दाएं नीचे की ओर क्या होता है? क्षैतिज स्थिति में हो जाता है। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। अगर उपभोक्ता बिंदु बी पर आता है तो उसके लिए उसे क्या है? बाई वस्तु की y1 और y इतनी मात्रा क्या करनी पड़ती है? छोड़नी पड़ती है। वहीं x वस्तु की मात्रा x1 और b तक बढ़ाता है। सेम प्रक्रिया हमारी यहाँ है। अगर एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है दूसरी वस्तु की मात्रा घटती है, अर्थात दोनों वस्तुओं में संबंध कैसा होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। इसलिए तटस्थ वक्र ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगर तटस्थ वक्र ढाल कैसा हो? एक्स से समानांतर हो, देखो दोस्तों, तो क्या होगा? देखो, अगर ये ऐसे हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है? y वस्तु की मात्रा में क्या है? कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, केवल x वस्तु की मात्रा में क्या आ रहा है? कमी या वृद्धि हो रही है। इससे उपभोक्ता को क्या है? संतुष्टि प्राप्त नहीं है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का उपभोग करता है, न कि एक वस्तु का। यहाँ y वस्तु की मात्रा स्थिर है। वहीं इसके विपरीत दोस्तों, अगर ये लंबवत होता तो यहाँ x वस्तु की मात्रा स्थिर है और यहाँ y वस्तु की मात्रा क्या है? भिन्न भिन्न है, जो क्या है? असंभव है दोस्तों। अतः वहीं एक और ले लेते हैं। और इसका ढाल, इसका काम क्या है? धनात्मक ढाल लें। देखो क्या होगा दोस्तों, अगर हम ढाल की बात करें, ढाल इसका ऋणात्मक ही क्यों होता है? धनात्मक क्यों नहीं होता है? और इसका ढाल हम ऐसे ले लें तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों वस्तु की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी दोस्तों। जो क्या है? निश्चित आय में संभव नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता के पास आय सीमित होती है
और वह अपनी सीमित आय को भिन्न भिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसकी उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता वो किसके बराबर होती है, MUX बराबर PX अपॉन PY, दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। यहाँ पर उपभोक्ता की आय तो क्या है, स्थिर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आय भी बढ़ रही है। अगर वस्तु दोनों मात्रा बढ़ेगी तो वहीं हमारी आय क्या है, उपभोक्ता की आय स्थिर है। यहाँ हमने मान्यता ली है दोस्तों कि उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत और फैशन को क्या माना गया है, स्थिर माना गया है। ये क्या है, इस नियम की मान्यताएं थी। दूसरा है दोस्तों, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर। दोस्तों अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि तटस्थता वक्र के मूल बिंदु पर उन्नतोत्तर होने का प्रमुख कारण क्या है, तो उसका एक ही जवाब है कि घटती हुई प्रतिस्थापन की दर। घटती हुई प्रतिस्थापन की दर, जिसके बारे में चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। एक बार चर्चा पुनः कर लेते हैं साथियों कि प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। जैसे हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, उसके लिए हमें दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना पड़ेगा। तो जो रेट है घटाने की वो क्या है, धीरे धीरे कम होने लगती है, जिस कारण से जो उदासीनता वक्र है वो कैसा होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है, अर्थात मूल बिंदु से दूर हो जाता है। यहाँ मान लीजिए इतनी मात्रा है, ये मूल बिंदु है, इससे क्या होता है, ये भी दूर है और ये भी क्या होता है, दूर जाता है, तो उन्नतोत्तर होता है। अगला है, यहाँ एक ही सिस्टम है इसका दोस्तों। आप एक चीज़ ध्यान रखो बस कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। इसलिए ये तटस्थ वक्र क्या होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है। और वहीं अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसका कारण क्या होता है, घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर इसका प्रमुख कारण है। साथियों अगली विशेषता है, जो तटस्थता वक्र हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। द इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच ईच अदर या कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। जो हमारे इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। ये स्थिति दोस्तों कभी नहीं आएगी, ये स्थिति कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, हमने पीछे पढ़ा था कि ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर संतुष्टि अधिक मिलती है और नीचे वाले उदासीनता वक्र पर संतुष्टि कम मिलती है। यहाँ इसका देखो उल्टा हो गया दोस्तों। ध्यान से, ये वाला इंडिफरेंस कर्व कौन सा दोस्तों, फर्स्ट वाला है। यहाँ संतुष्टि का लेवल है दोस्तों, ध्यान रखना इस बिंदु पर क्या है, जो दूसरा वाला उदासीनता वक्र है उससे क्या है, अधिक है। और यही अभी हमने पढ़ा था कि उदासीनता मानचित्र में ऊंचे वाले उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र पर संतुष्टि
पहले वाले वक्र से क्या होती है, अधिक होती है। द सेटिस्फैक्शन लेवल इज मोर देन ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्वेज। यहाँ दोस्तों दोनों में समान है। अब सेम कंडीशन यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ अधिक है, यहाँ क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ क्या होगी दोस्तों, अधिक हो गई। इसलिए दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यहाँ ये जो संयोग है हमारा बी, ये संयोग है हमारा ए, संयोग है सी, या ए संयोग पर क्या होगा दोस्तों, ए ग्रेटर देन बी। जो ए संयोग है वो कौन सा है, IC1 पर है, जो कि क्या होना चाहिए, IC2 पर होना चाहिए। और यहाँ पर है ये IC2 पर क्या है, संतुष्टि अधिक होना चाहिए। जब संतुष्टि किसको मिल रही है हमारी, अधिकतम IC1 पर मिल रही है। IC1 पर यहाँ अधिक, यहाँ IC2 पर अधिक, कभी तो कभी IC1 पर अधिक, कभी IC2 पर अधिक। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या है, उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला कंसेप्ट है बजट रेखा। क्या है बजट रेखा? बजट लाइन। बजट लाइन के बारे में दोस्तों चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हर कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय को ही खर्च कर सकता है। एक मात्रा में जितनी उसके पास आय होती है वह उतना ही खर्च कर पाता है, और उपभोक्ता यह निर्णय लेने में स्वतंत्र है उसे कौन सी वस्तुओं की कितनी मात्रा लेनी है। उपभोक्ता बाजार की कीमतों के बारे में जानता है और उसे वस्तु की मात्रा के बारे में जानना है। वहीं अगर उपभोक्ता की आय के बारे में बात करें तो उपभोक्ता की आय वस्तुओं की कीमतों और उनकी मात्राओं पर डिपेंड करती है, जिसे हम एक समीकरण से जान सकते हैं दोस्तों। इसे हम क्या जान सकते हैं, एक समीकरण से जान सकते हैं। यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है, जैसे उपभोक्ता की जो आय है उसे हम दिखाएंगे मॉनेटरी, मुद्रा मापते हैं आय को, तो M बराबर P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 प्लस Pn इंटू XN। अर्थात उपभोक्ता अपनी सीमित आय से भिन्न भिन्न वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर सीमित मात्रा में उनकी मात्रा खरीदता है, और वह पूरी आय वस्तुओं की कीमतों और उनकी मात्राओं के गुणनफल के योग के बराबर होती है। और बजट रेखा को हम क्या है, इस निम्न ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि बजट रेखा का जो अंदर का भाग है वो कैसा होगा दोस्तों, प्राप्त संयोग होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए, इसे हम एक एग्जाम्पल से मान लें, जैसे दोस्तों आप बाजार गए और आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इस चर्चा करने से पहले समझ में आप लोगों की आ जाएगा। जैसे ये कुछ वस्तुओं की कीमतें दे रही हैं, यहाँ वस्तु है A और यहाँ वस्तु है B, और ये उपभोक्ता की आय है 100 रुपये। दोस्तों आप बताना, यहाँ A की प्राइस है 10 रुपये पर केजी में मान लो, और B की प्राइस है 5 रुपये। अब दोस्तों आप इस 100 रुपये को कैसे खर्च कर सकते हैं, या तो 10 इकाई अकेली A लोगे, या अकेली 5 इकाई क्या लोगे, अकेली B लोगे। यही क्या लोगे ना, यही अगर हम क्या करें, संयोग नंबर 2 क्या हो सकता है, 3 इकाई हमने क्या ले ली, 4 इकाई A की ले ली, और 2 इकाई क्या ले ली, 3 इकाई क्या ले ली, B ले ली। कैसे, M बराबर दिया हुआ है, M बराबर दे रखा है P इंटू X1 प्लस P इंटू X2। M बराबर 100 रुपये दिया हुआ है। अगर हम अकेली P खरीदें 10 इंटू 10,
कितना हो गया 100 हो गया। अगर हम अकेली क्या है x2 खरीदें तो कितना होगा 20 इंटू 5, तो यहाँ 10 इकाई खरीद रहा है, यहाँ दोस्तों कितनी खरीदा है 5 इकाई खरीद रहा है। अगर ये माने कि उपभोक्ता दोनों वस्तु खरीदता है तो वह या तो एक ही 4 इकाई लेगा, m बराबर P1 है 10 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 3 40 प्लस 60 बराबर 100 रुपये। इस संयोग को दिखाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बजट रेखा। अगर बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि बजट कितना है, हमारा बजट कितना है, अर्थात उपभोक्ता की वह सीमितता है जिससे वह वस्तुओं की कीमत दी हुई होने पर उनकी निश्चित मात्रा खरीदता है। इसे हम एक रेखा के माध्यम से दर्शाते हैं जिसे बजट रेखा के नाम से जाना जा सकता है। दोस्तों इसका है कि हम डायग्राम बनाएंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बजट रेखा क्या होती है, डायग्राम से और समझ में आ जाएगा आप लोगों की में। यहाँ वस्तु x और वस्तु y बताया भी आपको, यहाँ वस्तु हम x लेंगे और यहाँ वस्तु y। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर वह केवल वस्तु y को ही खरीदेगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने भी उदाहरण लिया था कि वह x2 की क्या है केवल 5 मात्रा खरीदेगा या x1 की 10 मात्रा खरीदेगा। यही यहाँ ये बिंदु ऐसा है जहाँ पर क्या है उपभोक्ता केवल एक वस्तु की 3 मात्रा खरीदेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, इसे हम क्या बोलेंगे बजट रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे बजट लाइन। क्या है दोस्तों ये बजट लाइन। इससे जो अंदर का भाग है वो क्या होगा प्राप्य संयोग, जो उपभोक्ता के बजट में आता है, और इससे जो बाहर का बिंदु है वो किसमें होगा अप्राप्य संयोग। दोस्तों RAS परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ था, क्या उपभोक्ता है इस संयोग को कौन कौन से उपभोक्ता संतुष्ट रहेगा, संतुष्ट कौन कौन से हैं, तो इन पर क्या है उपभोक्ता कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता संतुष्ट वहाँ पर होगा जो उसकी बजट रेखा के अंदर वाला भाग है या बजट रेखा पर स्थित है। दोस्तों इस चर्चा को करने के बाद अगर हम बजट रेखा की ढाल के बारे में चर्चा करें तो ढाल बजट रेखा का हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। बजट रेखा का ढाल है वो आप सीधा सीधा रट लो दोस्तों। अभी आपको बताया था हमने m बराबर क्या होता है p इंटू एक्स प्लस पी इंटू वाई, या अगर हम पी वाई के परिप्रेक्ष्य में बात करें पी वाई बराबर m माइनस पी एक्स, या वाई के बारे में बात करें वाई के परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं दोस्तों, तो m अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू एक्स, ये मात्रा दोस्तों, ये क्या है मात्रा है। तो ये का क्या होगा बजट रेखा का ढाल होगा, या m बराबर पी एक्स अपॉन पी वाई, क्योंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम क्या निकालते हैं ढाल निकालते हैं दोस्तों। y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या होता है ये स्लोप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। हाँ अतः क्या कहता है बजट रेखा का ढाल दो विभिन्न वस्तुओं की कीमत अनुपातों के बराबर होगा, दो विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होगा दोस्तों। अब उपभोक्ता का संतुलन ये लास्ट रह गया दोस्तों, जो इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। संतुलन की शर्त दोस्तों कौन कौन सी होती हैं। संतुलन की शर्त दोस्तों होती है उपभोक्ता उस बिंदु संतुलन में होगा जहाँ वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। इसके लिए दो शर्तें हैं दोस्तों उसकी, संतुलन वहाँ पर होगा जहाँ
बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है, पहली है। दूसरी शर्त है इसकी, उपभोक्ता के संतुलन बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर होती है, संतुलन की आवश्यक शर्त है दोस्तों। और तीसरी शर्त है उपभोक्ता संतुलन से आवश्यक यह है कि प्रतिस्थापन सीमांत दर क्या है, घटती हुई होनी चाहिए, अर्थात मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होनी चाहिए। इसे हम निम्न डायग्राम समझ लेते हैं। संतुलन संतुलन हमारा पहला यहाँ पर होगा दोस्तों कि संतुलन होगा जहाँ बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे दोस्तों, ठीक है। अगली बजट संतुलन है जहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमतों के बराबर होती है। दूसरा MRS बराबर PX/PY। और तीसरी शर्त है दोस्तों प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या होनी चाहिए, घटती होनी चाहिए, तो -MRS बराबर PX। यहाँ माइनस का मतलब दोस्तों, यहाँ माइनस लगाने मतलब है ये घटने का निशान है। ये क्या है, पहले तीन शर्त हो गई, बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे, वहीं प्रतिस्थापन सीमांत दर वो कीमत अनुपातों में बराबर हो, और जहाँ पर प्रतिस्थापन सीमांत दर है वो क्या है, घटती हुई होनी चाहिए, जिसे हम निम्न डायग्राम से समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों संतुलन का बिंदु हमारा P और ये Q और ये R। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, अगर हम बिंदु Q को लें तो यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या है, घटती हुई नहीं है। अगर हम बिंदु B R पर लें तो ये वाला बिंदु है जहाँ पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श नहीं कर रही है। यहाँ बजट रेखा लेस देन इंडिफरेंस कर्व, यहाँ बजट रेखा उपभोक्ता के पास अगर आय अधिक है तो वो संतुष्टि के लेवल को क्या है, ऊंचे वाले वक्र पर करेगा, नीचे वाले वक्र पर नहीं करेगा। तीन शर्त हमारी थी दोस्तों कि पहला उदासीनता वक्र या बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे, इसका ढाल गिरता हुआ होना चाहिए, और प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या घटती हुई होनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आज का जो चैप्टर है हमारा वो फिनिश हुआ दोस्तों। अब निष्कर्ष इसका क्या निकला, क्रमवार विश्लेषण अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण क्रमवार विश्लेषण से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कक्षा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्डिनल एनालिसिस और ऑर्डिनल एनालिसिस में कौन सा अधिक श्रेष्ठ है, दोस्तों ये वाला जो हमारा है ऑर्डिनल एनालिसिस है वो क्या है, ये अधिक मान्यता पर आधारित होने के कारण ये क्या है, श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है दोस्तों मांग की अवधारणा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 फिनिश होगा हमारा, चैप्टर नंबर 3 की बार चर्चा करेंगे। और मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।